आज का हमारा टॉपिक है DSBM का, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टॉपिक है जो हमारा वो है सर्विसेज एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। मींस बैंक की क्या सर्विसेज होती हैं, क्या उसके बैंक के फंक्शंस की बात करें तो बैंक के फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारे क्या आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आते हैं हमारे सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, करेंट डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको हम RD के नाम से भी जानते हैं। ग्रांटिंग एडवांसेस में आते हैं हमारे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है इसको हम बैंकिंग फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारा दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, इसको नॉन बैंकिंग फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आते हैं हमारे एजेंसी फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस। तो एजेंसी फंक्शंस में होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस। एक है पीरियोडिक पेमेंट्स एंड दूसरा है पीरियोडिक कलेक्शंस। एंड लास्ट है हमारा अदर एजेंसी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस में आते हैं हमारे ड्राफ्ट, लॉकर्स, अंडर राइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक क्या है हमारे, इसमें आता है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो द बैंक कलेक्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। दीज डिपॉजिट्स आर सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, करेंट डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो बैंक क्या करती है, पब्लिक से कलेक्ट करती है। इसके चार ये डिपॉजिट्स होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट इनकरेजेस सेविंग हैबिट एमंग दी पब्लिक। मीन्स पब्लिक को, जो भी पब्लिक है उसको क्या करती है, एक तरह से इनकरेज करती है, एक तरह से उनको मोटिवेट करती है, किसके लिए, अपनी बचत करने के लिए, मीन्स सेविंग हैबिट को बढ़ाने के लिए। जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। मीन्स जो पर ईयर, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपये उसमें आपके अकाउंट में है, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मीन्स 1 लाख पे आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, 2,000 क्वार्टरली मिल रहा है, तो ये डिपेंड करता है बैंक पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लो होता है। सुटेबल टू सैलरी एंड वेज अर्नर्स, मीन्स जो डेली जो अर्नर होते हैं, जो डेली मतलब जो लेबर्स हैं उनके लिए, और जो उनकी सैलरी आती रहती है मंथली, उनके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है ये अकाउंट। ओपन इन सिंगल नेम और इन जॉइंट नेम, मीन्स एक आदमी सिंगल भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है और दूसरे आदमी के साथ एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या होता है कि आप कोई लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि पर डे आप इतने 5 ट्रांजेक्शन या 7 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, और एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट पर डे नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट डिपॉजिट्स। तो करंट डिपॉजिट्स होता है जो एक तरह से बिजनेसमैन के लिए होता है, मीन बिजनेस करने के लिए होता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो विड्रॉल होता है फ्रीली अलाउड होता है। मीन्स उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि पर डे आप इतने ट्रांजेक्शन करो, कितना अमाउंट निकालो, कितना जमा करो, कितना निकालो, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और करंट डिपॉजिट्स वालों को एक सुविधा दी जाती है ओवरड्राफ्ट की, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो करंट डिपॉजिट्स में सेविंग और करंट एक दूसरे अपोजिट हैं। एक तरह से देखिए, सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है लेकिन लो इंटरेस्ट मिलता है, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग में आपको लिमिट होती है पर डे की, आप इतने ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, इतना लिमिट, इतना अमाउंट ही निकाल सकते हो। करंट में कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना अमाउंट हो पूरा निकाल सकते हो, और सब इसमें जितना भी अमाउंट जमा कर सकते हो, ठीक है। और बस, तो ये है करंट डिपॉजिट, और ये आगे ऊपर था हमारा डिपॉजिट। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, लमसम अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन एट वन टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। मीन्स आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, उसको 1 लाख 1 साल के लिए भी जमा कर सकते हैं, 2 साल के लिए, और डिपेंड करता है कि कितने ईयर के लिए आपको जमा करना है, और ईयर्स के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलता है। मीन्स 1 साल पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के, लेकिन आप उस टाइम पीरियड के बीच में उसको नहीं निकाल सकते। मीन्स जब वो पूरा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही उसमें से अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हो। तो लमसम अमाउंट इज डिपॉजिट एट वन टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड। मीन्स सेविंग में क्या है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि डिपेंड करता है वैरिड विद पीरियड ऑफ डिपॉजिट। मीन जो भी इंटरेस्ट रेट है वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम जमा किया है। विड्रॉल इज नॉट अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। विड्रॉल आप नहीं कर सकते हो जब तक कि उसका टाइम पीरियड ना पूरा हो। मीन्स अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो आप 1 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
नेक्स्ट हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन, जिनको सैलरीड पर्सन उनके द्वारा ये बनाया जाता है, और पेटी ट्रेडर जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज periodically deposited in the bank. Withdrawal are permitted only after the expiry of certain period. A higher rate of interest is paid. इसमें भी क्या होता है, सेम फिक्स डिपॉजिट की तरह है, बट फिक्स डिपॉजिट में हम एक साथ एक अमाउंट जमा कर देते हैं। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में हम क्या होता है कि हम पर मंथ जमा कर सकते हैं। 3 मंथ पे आपने जमा किया, 3 मंथ या 3,000 रुपये, 4,000, जितना भी डिपेंड है। लेकिन वो जो इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट पर मंथ या जितना भी आपका वो टाइम पीरियड है उस पर जमा कर रहे हो। मीन्स पर मंथ भी लोग जमा करते हैं, 3 मंथ पे भी जमा करते हैं, 6 मंथ पे भी जमा करते हैं। लेकिन जो आपको अमाउंट मिलेगा वो उसके एक्सपायरी टाइम के बाद ही मिलेगा। मीन्स आरडी में आप थोड़े थोड़े दिन पे पैसा जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ अमाउंट को सबमिट कर देते हो। आरडी पे भी हाई इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको लास्ट में हायर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शंस में जो बैंकिंग फंक्शंस है उसमें ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक एडवांसेस लोन्स टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक। बैंक क्या करती है, लोन्स किसको देती है या एडवांस किसको देती है, जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लिए, और भी पब्लिक के अदर मेंबर्स को भी देती है। द रेट इज चेंज्ड, द रेट चेंज इज़ हायर देन व्हाट इट पेज ऑन डिपॉजिट। लेकिन जो रेट होता है मेन जितना वो जमा करते हैं उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है। डिफरेंस कहाँ, जो भी उन बैंक को क्या प्रॉफिट मिलता है कि जितना आप जमा कर रहे हो और जितना आप उस पर जमा करने के बाद जितना आप टोटल, जैसे सपोज करिए आपने लोन लिया 1,00,000 रुपये और एक टाइम के बाद आपको उस पर 5% इंटरेस्ट देना है, तो आप उसको बैंक को क्या कर रहे हो, 1,00,000 पे 5% और एक्स्ट्रा दे रहे हो। मीन्स आपने तो सिर्फ 1,00,000 लिया लेकिन आप उसको 1,00,000 उसको 1,05,000 के करीब दे रहे हो। तो बैंक को क्या प्रॉफिट हुआ, जो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, वो बैंक को जाएगा। तो टाइप ये एक तरह से क्या हो गया, बैंक को इसमें प्रॉफिट होता है लोन देने में। द टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट दिया जाता है जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। कोई भी सेपरेट अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं किया जाता है। ऑल एंट्रीज जो की जाती है वो करंट अकाउंट में की जाती है। लेकिन अ सर्टेन अमाउंट इज सैंक्शनड एज ओवरड्राफ्ट विच कैन बी विड्रॉन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स बैंक लेकिन ये कैसे कर देती है ओवरड्राफ्ट, सपोज करिए किसी का करंट अकाउंट है, कोई बिजनेसमैन है और उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ पर मतलब 3 महीने पे बैंक ये नोटिस करेगी पिछले 3-4 साल से उसके अकाउंट में हर 3 महीने पे 1,00,000 रुपये मेंटेन रहता है। तो बैंक अपने हिसाब से उसको 20,000 या 30,000 का एक्स्ट्रा दे सकती है। जैसे आप उसका टोटल इस समय बैंक में जो पैसा है वो 1,00,000 है, लेकिन उसको 1,20,000 की ज़रूरत है, तो बैंक उसको दे सकती है 1,20,000 पे उसके पुराने एक तरह से उसका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको देख के। ठीक है, तो एक तरह से बैंक क्या करती है, उसको 20,000 का ओवरड्राफ्ट दे सकती है। लेकिन ये किसको देती है, जिनके पास करंट अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक को एक तरह से बैंक अपने रिस्क पे देती है कि बैंक को पता होता है कि ऑलरेडी इसके पास जो है इसका बैंक अकाउंट मेंटेन रहता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। लेकिन जो भी ओवरड्राफ्ट पे अमाउंट देती है बैंक, उस पर क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है। मीन्स उस पर कुछ चार्ज लेती है। इट इज़ सैंक्शन टू बिजनेसमैन एंड फर्म्स। किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन को और फर्म्स वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट्स। तो कैश क्रेडिट वालों को का करंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। कैश क्रेडिट के लिए द क्लाइंट इज अलाउड कैश क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट फिक्स्ड इन एडवांस गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू इसमें भी करंट अकाउंट होल्डर्स को भी दे सकते हैं और जिनके पास करंट अकाउंट नहीं है उनको भी दिया जा सकता है। एज वेल एज टू अदर्स हु डू नॉट हैव द अकाउंट विद बैंक। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट withdrawn in excess limit. It is given against security of tangible asset and are guarantees. The advance is given for a longer period and a large amount is loan is sanctioned than that of overdraft. मीन्स इसमें भी जो भी कैश क्रेडिट है उसमें बैंक अगर पर्सन के पास लोन वहाँ पे करंट अकाउंट है उसको भी मिल सकता है और जिनके पास नहीं है उनको भी मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पीछे की कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ऐसे ओवरड्राफ्ट में आपका पीछे से बैलेंस मेंटेन देखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें बैंक जो देती है एक तरह से लोन देती है किस बेसिस पे, आपके सपोज करिए किसी की फैक्ट्री है किसी की टायर बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके पास जो भी रॉ मटेरियल है वो 20,000 का, उसका जो बिल्डिंग है वो 50 लाख की है। रॉ मटेरियल है सपोज करिए 20 लाख का है, बिल्डिंग है वो 50 लाख की है। 10 लाख का उसके पास जो भी इन्वेंट्री है, मीन्स जो प्रॉपर उसका जो टायर्स है वो प्रिपेयर्ड है, तो एक तरह से उसके पास कितना है, 80 लाख का अमाउंट है। लेकिन उसके पास अपनी सैलरी देने की
के अमाउंट नहीं है। जब वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करेगा उसके बाद पैसे आएंगे। इसके लिए बैंक उनको उनके टेंजिबल एसेट मीन्स उनके पास जो एक तरह से गारंटी है, मीन्स उसके बाद बिल्डिंग की गारंटी प्लस उनके रॉ मटेरियल है, उसके बेसिस पे बैंक उनको क्या करती है, लोन देती है, कैश क्रेडिट देती है। लेकिन जो भी कैश क्रेडिट देती है उस पर क्या लेती है, बैंक इंटरेस्ट लेती है। मीन्स अगर 1 लाख लिया तो बैंक उस पर जितना भी इंटरेस्ट ले 1 लाख प्लस इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है एक टाइम की पीरियड के बाद। नेक्स्ट हम बात करें लोन्स की। तो लोन क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट लोन्स 2 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल तक का हो सकता है लोन, कि आपने 1 साल के लिए लोन लिया। 5 years का मीडियम टर्म हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इन लमसम अमाउंट। मीन्स अगर आपने 1 साल के लोन लिया तो आपको मतलब जितना आपने लोन लिया है जितना अमाउंट उतना आपको क्या करना है, पे करना है। इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं या आप चाहते हैं इकट्ठा उसको देना चाहते हैं बैंक को तो वो भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट भी इस पर भी इंटरेस्ट लगता है, जितना आपने अमाउंट लिया है उस पर एक पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको देना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है, लोअर ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के कंपैरिजन में इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है नॉर्मल जो लोन लेते हैं लोग वो कम होता है। लोन्स आर नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट टेंजिबल एसेट। इसमें भी क्या होता है, एक तरह से कंपनी की जो भी टेंजिबल एसेट है उनके पास जो गारंटी है, मीन्स उनकी तरह से बिल्डिंग, उसी के बेसिस पे इसमें लोन दिया जाता है। डिफरेंस क्या है इसमें आपकी कैश क्रेडिट और लोन्स में, कि कैश क्रेडिट में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और लोन्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है। क्यों होता है, सेम चीज़ हो रही है, उसमें भी हम लोन ले रहे हैं इसमें भी, लेकिन कैश क्रेडिट में आपका कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कब पे करना है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको इतने टाइम पीरियड के बीच में ही बहुत सारा लोन चुकाना है। लेकिन जब आप नॉर्मल लोन्स लेते हो तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है, किस टाइम के शॉर्ट टर्म के लिए ले लो तो आपको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा। मीडियम टर्म के लिए ले रहे हो तो वो मे बी 5 years तक अप टू का हो सकता है, तो 5 years के अंदर ही आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और लेकिन कैश क्रेडिट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, उसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जब द बैंक कैन एडवांस मनी बाय डिस्काउंटिंग और बाय परचेजिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिल्स। मीन्स बैंक क्या करती है, डोमेस्टिक फॉरेन बिल्स दोनों पे क्या कर सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकती है। द बैंक सीज pays the bill amount to the drawer and are the beneficiary of the bill by deducting usual discount charges. On maturity, the bill is presented to the drawee or acceptor of the bill and amount is collected. Means suppose करिए कि एक तरह से क्या है, बैंक सेलर है और दूसरा पर्सन क्या है, बायर है। ठीक है, बायर के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो उस टाइम उसको सपोज करिए उसको कुछ कहीं से कुछ खरीदना है, तो या आप सिंपल कह सकते हैं एक बायर है, मीन्स एक सामान को खरीद रहा है, और दूसरा क्या सेलर है। लेकिन बायर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेलर को क्या करे, अमाउंट पे कर पाए। मीन्स उसका हो सकता है 3-4 महीने बाद पैसा आने वाला हो, लेकिन उस टाइम इसके पास पैसा नहीं है। तो ये जो सेलर क्या है, वो उससे कहेगा कि आपको हम अमाउंट पे करेंगे लेकिन इतना मुझे टाइम पीरियड चाहिए। तब उस टाइम क्या करता है, जो सेलर क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है कि आप इतने टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड देता है कि आपको इतने टाइम पीरियड पे हम आपको पैसे चुकाने हैं, इतना अमाउंट चुकाना है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और उसको क्या करता है, बायर को देता है। बायर को उतने टाइम पीरियड में वो सारा अमाउंट पे करना होता है। तो एक तरह से क्या करता है, सेलर बायर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, पे करता है, और एक टाइम पीरियड के बाद जिस टाइम पीरियड पे वो बिल एक्सचेंज जितने टाइम पीरियड के लिए होता है उस टाइम के पीरियड के बाद जो सेलर होता है वो बायर से मनी को कलेक्ट करता है। मीन्स एक तरह से वो उनको उधार देता है, क्रेडिट देता है सेलर। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक्स। तो इसमें आते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शंस आते हैं, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शंस में आते हैं द बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर। द नंबर ऑफ एजेंसी फंक्शंस आर, जो भी एजेंसी फंक्शंस है ये नॉन बैंकिंग फंक्शंस है। इसमें आते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस एंड अदर एजेंसी फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बैंक क्या करती है, एक बैंक से दूसरे ब्रांच क्या करती है, फंड को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच फंड को ट्रांसफर करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करती है, फंड्स को ट्रांसफर करती है। कलेक्शन ऑफ चेक्स, बैंक क्या करती है, द बैंक कलेक्ट्स मनी ऑफ चेक्स थ्रू क्लियरिंग सेक्शन ऑफ इट्स कस्टमर। जो भी कस्टमर होता है वो चेक लगाता है तो उसके थ्रू क्या करती है, मनी को क्लियर करती है कस्टमर के उस क्लियरिंग सेक्शन से। पीरियोडिक पेमेंट, द बैंक मेक्स पीरियोडिक पेमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट। मीन जो भी पर्सन अपना ऑनलाइन आजकल जो भी पेमेंट कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स वो अपने अकाउंट से ही कर रहे हैं, तो एक तरह से पीरियोडिक पेमेंट्स कर दिए।
Portfolio management. The bank also undertakes purchases and sales the shares and debentures on the behalf of clients and accordingly debits or credits to the account. This facility is called portfolio management. जो भी पर्सन शेयर्स खरीदता है बेचता है वो सब कौन करता है, बैंक ही कराती है, जिसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. शेयर्स क्या करती है, बैंक के पास आते रहते हैं कि आप शेयर खरीदिए, आपको इतने % वो मिलेगा. लेकिन शेयर्स में क्या होता है कि अगर शेयर्स डाउन हो गए अचानक से तो उसमें क्या होता है, लॉस भी हो सकता है कस्टमर का. Periodic collections, the bank collects salary, pension and such other periodic collections on behalf of the clients. मीन्स जो भी पर्सनस के सैलरीज आ रही हैं, जो भी रिटायर्ड पर्सन की पेंशन आ रही है, उनको क्या करता है बैंक पीरियडिकली एक टाइम हर मंथली क्या करता है, कलेक्ट करता है, मीन्स उनके बैंक अकाउंट में आता है. अदर एजेंसी फंक्शंस में दे एक्ट एज अ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स, एडवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स. जनरल यूटिलिटी फंक्शन की बात करें तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, लॉकर फैसिलिटी देता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड अदर यूटिलिटी फंक्शन. तो इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक क्या करती है, ड्राफ्ट इशू करती है, किसके लिए, ट्रांसफरिंग मनी, आप डीडी को लगाते हो, किसके लिए मनी को ट्रांसफ़र करती है उसके बैंक अकाउंट में, डीडी बनाती है एक तरह से, यहाँ पे कहने का मतलब है. लॉकर फैसिलिटी देती है, मीन्स जो पर्सन को लॉकर फैसिलिटी चाहिए उसके वैल्यूएबल चीज़ों को रखने के लिए, अगर वो घर में नहीं रखना चाहता तो बैंक में उसका जो भी अगर उसका लॉस होता है तो क्या होता है उसको मिलता है. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, आपको पता ही होगा लॉकर्स में लोग रखते हैं बैंक्स में. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, द बैंक अंडर राइट शेयर्स एंड डिबेंचर्स थ्रू इट्स मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन. फोर्थ हमारा है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. तो कॉमर्शियल बैंक अलाउड बाई आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज. जो भी फॉरेन की जो भी फॉरेन के जो भी मनी है उनका करता है एक तरह से एक्सचेंज कर सकता है, उनको कन्वर्ट करता है. मीन्स अगर इंडियन मनी से कन्वर्ट करना है तो ये भी बैंक का फंक्शन है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की बात करें द बैंक में आल्सो अंडरटेक द प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स. सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, इट अंडरटेक्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, पब्लिक वेलफेयर कैंपेन. ये सब क्या है, एक तरह से ये कौन बैंक ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा अदर यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें तो इट एक्ट एज अ रेफरी टू फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन टू इट्स कस्टमर. में मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को कौन देता है, बैंक्स देते हैं. तो ये हमारे टोटल जो बैंक के सर्विसेज हैं, जो फंक्शंस हैं. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.